गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नेम है देश की रोशनी। तो देश की रोशनी से यहाँ तात्पर्य ये है कि देश के लिए कुछ अच्छा करना, और अच्छा करने पे उसका नाम आना से हमारा देश जो है वो आगे आएगा, दुनिया भर में जाना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम रखा गया देश की रोशनी। सबसे पहले हम लोग पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं कि पाठ का उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट है पाठ का साक्षात्कार के बारे में बताना, यानी खुद को जो है सबके सामने लाना, उसके बारे में बताना कि किस तरह से हम जो है अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे किसी को घबराहट होता है अपने आप को जो है 10 लोगों के सामने कुछ कहने में, तो इस पाठ को पढ़ने के बाद शायद वो झिझक, वो घबराहट खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आत्मविश्वास दृढ़ रखने की प्रेरणा देना, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है यानी अपने ऊपर जो भरोसा होता है वो मजबूती से रखना है, ताकि हमें कोई अपने रास्ते से जो है भटका ना सके। उसके बाद लक्ष्य पर एकाग्र होने तथा निरंतर बढ़ते रहने की सलाह देना। अब जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उस पर फोकस करना और लगातार जो है आगे बढ़ते रहने की सलाह देना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है अपने गोल से भटक जाते हैं, जाना कहीं होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में अगर थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो वो डर जाते हैं, या उनको कोई बहका देता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, अपने लक्ष्य पर जो है वो फोकस रखना है और आगे हमेशा बढ़ते रहना है। तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में जो देश की रोशनी है उसमें किसके बारे में कहानी लिखा हुआ है। वसुंधरा एक हंसमुख नन्ही बालिका है। अब एक बालिका के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है जो हंसमुख है, सदा हंसने वाली, और जिसका नाम है वसुंधरा। ईश्वर ने उसे नेत्र ज्योति ना देकर दिव्य ज्योति प्रदान की। अब भगवान ने उसे जो है नेत्र ज्योति यानी कि आंखों की रोशनी ना दे करके दिव्य ज्योति प्रदान की है, यानी कि तो दिव्य ज्योति कहने का मतलब हो गया कि अलौकिक ज्ञान, यानी कि उसके पास ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा है। उसकी सोच और मधुर आवाज़ ने उसे खास बना दिया है। अब वो ऐसा सोचती है, यानी हमेशा कुछ ना कुछ जो है सही करने का, कुछ नया करने का जो है वो सोच रखती है, और उसका मधुर आवाज़ यानी मीठा आवाज़ जो है उसको खास बना दिया है। कोई भी इंसान जो है वो अपने काम के वजह से ही जो है वो खास बनता है। हम लोग उसके घर पहुँचे तो उसने बड़े प्यार से हमें अपने विषय में बताया। अब यहाँ पे कुछ लोग उसके घर पहुँचे हैं तो उसने बड़े प्यार से जो है अपने विषय में बताया कि मेरा नाम वसुंधरा है। बहुत सारा बात हुआ उन लोगों के बीच। उसकी कोयल जैसी आवाज़ और दृढ़ आत्मविश्वास हमें अब भी याद है। और जो उनसे बातचीत करने के लिए गए थे वो बता रहे हैं कि वसुंधरा का जो कोयल सा आवाज़, और कोयल का आवाज़ तो सबको अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसकी आवाज़ की तुलना जो है कोयल से की जा रही है। और दृढ़ आत्मविश्वास यानी मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो इन्हें अब भी याद है। तो देखते हैं क्या क्या इन लोगों के बीच में बात हुआ। तो पहला प्रश्न किया गया था वसुंधरा से कि वसुंधरा, क्या आप अपने नाम का अर्थ जानती हैं? तो वसुंधरा कहती है प्यारी, सुकोमल और आत्मविश्वास भरी आवाज़ में। अब बिना डरे, बिना झिझक, बिना घबराहट के जो है वो बोलती है, जी बिल्कुल, मेरे नाम का अर्थ है धरती। ठीक है, वसुंधरा का मतलब होता है धरती। प्रश्न, फिर अगला प्रश्न किया गया, अच्छा आपने अपने नाम को सार्थक कर दिया। अब वहाँ पे प्रश्न करने वाले बोल रहे हैं कि आपने अपने नाम को सार्थक कर दिया। सार्थक का मतलब होता है कि जिसका अर्थ जो है वो सही मायने में कुछ पता चले। तो वसुंधरा नाम था, और वसुंधरा का मतलब होता है धरती। तो धरती जो है वो पूरे ब्रह्मांड यानी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिस पर लोग रहते हैं, खेती करते हैं, हर तरह से धरती का उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो धरती जिस तरह से हम लोगों को सब कुछ देती है, तो वसुंधरा भी जो है अपने नाम को सार्थक बना दी है। वो भी जो है लोगों के सामने जो है वो आई और आगे बताती है कि धरती सी सहनशील और अद्भुत गुणों की खान है आप,
क्योंकि धरती में जो है हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। घर बनाने के लिए उसके छाती को चीरते हैं, यानी उसमें गड्ढा करते हैं, फिर भी वो सहती है। हल चलाते हैं तो उससे भी जो है उसको चोट पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सह करके हमें जो है वो बदले में बहुत कुछ देती है। जैसे सोना वगैरह हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए खुदाई करना पड़ता है, कोयला निकालते हैं तो उसके लिए भी खुदाई करना पड़ता है। जितना तरह का भी अनाज हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं वो भी खेती करके हम लोग करते हैं, और खेती जो है वो धरती माँ पे ही किया जाता है। तो इसीलिए इसका तुलना जो है वो धरती के साथ किया जा रहा है कि धरती सी सहनशील और अद्भुत गुणों की खान है आप। अपने विषय में अपने हम उम्र बच्चों को कुछ बताइए। अब अपने बारे में जो है उन बच्चों को बताइए जो आप ही के उम्र के हैं। तो वसुंधरा, मैं अपने बारे में कुछ बताऊं? थोड़ा सा झिझक कर एक गहरी सांस लेते हुए। अब किसी को जब कुछ बोला जाता है कि अपने बारे में आप कुछ बताइए तो थोड़ा सा घबराहट तो होता है, तो इसीलिए जो है ये झिझक करके थोड़ा सा लंबा सांस लेते हुए कहती है, मेरा नाम वसुंधरा है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज में 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा एक छोटा भाई है अनिकेत। अब अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम वसुंधरा है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज में 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ, और इसका एक छोटा भाई है जिसका नेम है अनिकेत। फिर अगला प्रश्न इससे किया जाता है कि हमें अपनी पसंद नापसंद रुचि अरुचि के विषय में बताइए। अब आपको क्या पसंद है, क्या लाइक करती है, क्या अनलाइक करती है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, इस बारे में बताना है। तो वसुंधरा कहती है कि मुझे गाना बेहद पसंद है, इसको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये बात तो काफ़ी लोग जानते हैं। अब बहुत से लोगों को ये पता भी है कि ये वसुंधरा जो है वो सिंगिंग करती है, मगर ये कम लोगों को ही पता है कि मुझे नृत्य करना भी अच्छा लगता है। और ये बहुत से कम लोगों को ही पता है कि उसको डांस भी आता है। मैं सामक डावर की नृत्य कक्षा में नियमित रूप से जाती हूँ। अब एक डांस एकेडमी है जिसका नेम है सामक डावर, उसकी कक्षा में जो है ये रेगुलर जाती है। तो फिर प्रश्न किया जाता है, वाह यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वहाँ पे जो रिपोर्टर कह सकते हैं हम लोग, जो इससे बातचीत कर रही है, तो वो कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें अब तक आपकी एक ही प्रतिभा के विषय में जानकारी थी, हम आपके एक ही टैलेंट के बारे में जानते थे। हमने सोचा कि बड़ी होकर आप एक गायिका बनेंगी, मगर अब तो एक नृत्यांगना वसुंधरा भी देखने को मिलेंगी। अब रिपोर्टर सोच रही थी कि हमें तो सिर्फ एक गायिका ही मिलेगी, लेकिन अब तो जो है वो पूरी दुनिया को एक डांसर वसुंधरा भी देखने को मिलेंगी। तो वसुंधरा सकारात्मक गर्दन हिलाकर पूरे आत्मविश्वास से, जी हाँ बिल्कुल, अब वो भी पॉजिटिवली आंसर देती है गर्दन हिला करके कि हाँ बिल्कुल एक डांसर वसुंधरा भी जो है इस दुनिया को देखने के लिए मिलेगी। फिर प्रश्न किया जाता वसुंधरा से, अच्छा वसुंधरा, आप तो बहुत बार मंच पर गा चुकी हैं, टीवी शो कार्यक्रम में भाग ले चुकी हैं, यह बताइए कि आपने गाना कब शुरू किया। अब कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा होता है जो लोग जानना चाहते हैं। तो यहाँ भी जो है रिपोर्टर पूछ रही है कि आप तो बहुत बार मंच पर गा चुकी हैं, टीवी शो कार्यक्रम में भाग ले चुकी हैं, यह बताइए कि आपने गाना कब शुरू किया। तो वसुंधरा कहती है कि मुझे याद है कि जब से मैंने होश संभाला है, होश संभालने का मतलब ये है कि अपने देखभाल खुद करना जब से मैंने सीखा है, संगीत मेरे घर में गूंजा करता था। उसको याद है कि संगीत जो है वो उसके घर में गूंजा करता था, यानी कोई सुनता था। मम्मी रेडियो टेप रिकॉर्डर चलाकर ही घर के सारे काम करती थी। अब मम्मी जो है या तो रेडियो या तो टेप रिकॉर्डर, जिसमें कैसेट लगता था पहले, छोटा सा आता था, तो उसको चलाकर ही घर के सारे काम करते थे। यानी कि इसकी माँ को जो है म्यूजिक के बिना कोई काम नहीं होता था। जब तक गाना नहीं सुनते तब तक वो काम नहीं कर पाती थी। तो मैं संगीत सुनते हुए ही बड़ी हुई हूँ। अब ये कहती है कि मेरे घर में तो संगीत गूंजा करता था, तो सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ। मेरे माता पिता बताते हैं कि मैंने पहली बार एक पार्टी में गाना गाया था। अब उसके माता पिता इसको वसुंधरा को बताए थे कि तुम जो है वो पहली बार एक पार्टी में गाना गाई थी। उस समय मैं 2.5 साल की थी, और ये जब पहली बार गाना गाई थी तो उस समय ये ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, 2.5 साल, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं 2.5 years।
उसके बाद से मैं लगातार गा रही हूँ, उसके बाद से जो है ये सिंगिंग पूरा करते आ रही है। जब मैं 7.5 साल की थी तब मैं एक म्यूजिक प्रोग्राम के लिए न्यू जर्सी गई थी। अब जब ये 7.5 साल की थी यानी 7.5 ईयर्स, तो उस समय एक म्यूजिक प्रोग्राम के लिए न्यू जर्सी गई थी, जगह का नाम है, वहाँ पे गई थी। जैसे कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह में या फिर जागरण वगैरह होता है तो उसमें बुलाया जाता है गाने के लिए, उसी तरह से इसको भी बुलाया जाता था और ये भी वहाँ जा कर के गाना गाया करती थी। जैसे कि अभी छठ पूजा में अनुश्रेया जो है वो मंच पे गा रही थी, ठीक उसी तरह से ये भी वहाँ पे गाया करती थी। फिर अगला प्रश्न किया जाता है वसुंधरा से कि आपके साथ कौन गया था, क्योंकि जिस समय इसको ले जाया गया था उस समय ये 7.5 साल की थी, तो इसलिए रिपोर्टर पूछती है कि आपके साथ कौन गया था, तो वसुंधरा कहती है कोई भी नहीं, मैं अकेले ही गई थी। उस समय से ही मैं आत्मनिर्भर बन गई हूँ। अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम उम्र के, ये तो 7.5 साल की बात कर रही है, इससे भी कम उम्र के बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं अकेले, उनको डर नहीं लगता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको डर लगा रहता है खोने का, या फिर उनके माँ बाप को चिंता होती है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था, ये अकेले ही गई थी और उसी समय से ये आत्मनिर्भर बन गई थी, यानी कि खुद पे डिपेंडेंट रहती थी, किसी पे निर्भर नहीं रहती थी ये। मम्मी पापा मेरे अकेले जाने को लेकर काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि माँ बाप का तो चिंता होना जायज़ है, तो इसलिए वो जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, परेशान थे कि पता नहीं इतनी छोटी बच्ची कैसे जाएगी, कैसे वहाँ सब कुछ कर पाएगी। लेकिन जब आयोजकों ने उन्हें आश्वासन दिया तो वे भी मान गए। अब जो आयोजक थे, जो म्यूजिक प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे, उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया, यानी कि उस भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का हम लोग पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, इसलिए वे भी मान गए। अगला प्रश्न किया जाता है वसुंधरा से कि यह तो काफ़ी हिम्मत की बात है वसुंधरा, यह बताइए कि इस विदेश यात्रा के दौरान क्या आपने अपनी दृष्टिहीनता के कारण स्वयं को असहाय या असुरक्षित महसूस किया? क्योंकि वो जो है म्यूजिक प्रोग्राम को लेकर के बाहर गई थी, तो रिपोर्टर जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही है, बोल रही है कि ये तो काफ़ी हिम्मत की बात है कि अकेले चले जाना। यह बताइए कि इस विदेश यात्रा के दौरान, जब आप विदेश यात्रा करने के लिए गई, तो उस दौरान आपको अपनी दृष्टिहीनता, यानी कि जो इनको ना दिखाई देता है, उस वजह से कभी असहाय, मजबूर या असुरक्षित, क्योंकि अंधे जो होते हैं उनको डर लगा रहता है ना कि कोई आया कुछ कर दिया, तो इस चीज़ का जो है वो कभी महसूस तो नहीं किए आप? तो दृष्टिहीनता की वजह से असहाय यानी मजबूर या असुरक्षित तो महसूस नहीं किया? वसुंधरा कहती है बिल्कुल नहीं। तभी वसुंधरा की माँ ने उसे पुकारा, वह हमसे क्षमा मांगकर भीतर चली गई और जल्दी ही एक ट्रे में बिस्कुट और पॉपकॉर्न लेकर लौटी। अब जो है जिस उसको सवाल किया गया कि आप असुरक्षित तो महसूस नहीं किए, तो वसुंधरा कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत ही बहादुर बच्ची हूँ, इसलिए मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं लगा। तभी जो है उसकी माँ जो है वसुंधरा को पुकारती है, तो वह रिपोर्टर लोग से जो है क्षमा मांग करके अंदर चली जाती है और जल्दी से ही एक ट्रे में बिस्कुट और पॉपकॉर्न लेकर के आती है। वह बड़ी कुशलता से ट्रे मेज़ पर रखकर हमसे फिर बातें करने लगी। अब आई उधर से और ट्रे को जो है बहुत अच्छे से रखी और फिर इन लोगों से बातें करने लगी। ये आप लोगों के लिए है, वैसे मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। अब वसुंधरा कहती है कि ये सब आपके लिए है, लेकिन पॉपकॉर्न जो है मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि खाने में संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो खाने में बहुत शर्माते हैं, तो मेरा कहना यही है कि खाने पीने में शर्माओगे तो फिर कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए बिंदास खाओ, क्योंकि खाना जो है खाने के लिए ही बना है, दिखाने के लिए नहीं। अगर किसी के घर मेहमान बन करके हम लोग जाते हैं तो प्लेट में अगर खाना लेकर के आते हैं या नाश्ता लेकर के आते हैं तो वो हमारे लिए ही लेकर के आते हैं, इसलिए एकदम खाना है। अब ऐसा भी नहीं खाना है कि उनको लगे कि 7 जन्म का भूखा है। अब अगला प्रश्न किया जाता है कि अपनी पढ़ाई के विषय में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कुछ बताइए। अब वो पढ़ाई भी करती थी, तो पढ़ाई के विषय में क्या विचार है वसुंधरा का, कुछ ये भी जानना चाहती है। तो वसुंधरा कहती है कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ, यानी एक दिन भी जो है अब्सेंट नहीं करती है, ये हर दिन स्कूल जाती है, मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ। इसके साथ साथ
मैं राष्ट्रीय नेत्रहीन संगठन NAB से भी जुड़ी हुई हूँ। यानी जहाँ पे जो है वो सिर्फ नेत्रहीन यानी जो अंधे व्यक्ति होते हैं उन्हीं लोग को जो है वो सारा शिक्षा वगैरह या फिर जो भी चीज़ है संस्थान जो काम करती है बस उन्हीं लोग के लिए ही काम करती है। मेरे हिसाब से शिक्षा एक वरदान है। अब वसुंधरा क्या कहती है कि शिक्षा जो है एक वरदान है। वरदान का मतलब होता है भगवान का दिया हुआ उपहार। मैं यह मानती हूँ कि शिक्षा के कारण मेरा सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब इसका कहना है ये कि अगर हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मेरा सर्वांगीण यानी सभी अंगों का विकास, यानी मेरा सोचने का, समझने का, दुनिया को पहचानने का जो है सारा तरीके का जो है ये विकास हो रहा है। फिर अगला प्रश्न किया जाता है कि आपके अध्यापक और सहपाठियों का आपके प्रति व्यवहार कैसा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर कोई अंधा रहता है तो उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है। अध्यापक भी होते हैं तो वो भी सोचते क्या इस अंधे को पढ़ाएं, कुछ दिखता तो है नहीं, समझेगा क्या ये। इसीलिए रिपोर्टर पूछ रही है कि आपके अध्यापक जो है या फिर आपके सहपाठी जो क्लासमेट हैं वो आपके प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। तो वसुंधरा कहती है कि थोड़ा मुस्कुराते हुए, मेरे अध्यापक और सहपाठी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, वे मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं देख सकते। फिर अगला प्रश्न किया जाता है, वसुंधरा हमें आप अपने लिटिल चैम्प्स के सफ़र के बारे में बताइए। लिटिल चैम्प्स जो कि टीवी शो में देता है GTV में, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है आकर के गाना गाते हैं। तो वसुंधरा कहती है, यह प्रश्न सुनकर वसुंधरा थोड़ा गंभीर होकर बोली, थोड़ा सोचने लगी। एक दिन मेरे पापा को उनके मित्र ने GTV के सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के लिए ध्वनि परीक्षण यानी ऑडिशन टेस्ट की जानकारी दी। क्योंकि सबसे पहले जो है वो जितने भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनका ऑडिशन होता है, यानी कि उनके गाने का जो स्वर है, जो धुन है, उसका जांच किया जाता है ताकि उसको फिर उस मंच पे जो है गाने का मौका मिले। वरना अगर उस समय जो है वो सही से नहीं गा पाया तो आगे मौका देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो ऑडिशन टेस्ट की जानकारी जो है इसके पापा के कोई मित्र थे वो देते हैं इसको। मैं वहाँ भाग लेने के लिए गई और मेरा चयन हो गया। अब ये इतनी भाग्यशाली थी, या फिर कहा जाए तो इसका आवाज़ इतना लोगों को पसंद आया कि इसको एक ही बार में चुन लिया गया। चयन के बाद की प्रक्रिया बड़ी कठिन थी। अब जैसे व्यक्ति को चुन लिया जाता है तो उसके बाद उसका जो एग्ज़ाम वगैरह होता है या फिर उसकी जो आगे की तैयारी जो होती है वो ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर उसको हल्का हल्का दिया जाएगा तो वो फिर जिस लायक उसको बनाना चाहते हैं हम लोग वो नहीं बन पाएगी। हर एक प्रस्तुति एक चुनौती बनकर आती थी। अब जितना भी प्रस्तुति होता था, लोगों के सामने जो भी गाना गाने के लिए इसको बोला जाता था, तो वो एक चैलेंज बन कर के आता था। कठोर परिश्रम और अभ्यास के बाद परिणाम की प्रतीक्षा करना। अब क्या होता था, अभी भी टीवी वगैरह में देता है तो छोटे छोटे बच्चे जो है गाना गाते हैं, बहुत मेहनत करके गाना गाते हैं। उसके बाद जो है जज क्या फ़ैसला करते हैं, कितना मार्क्स देते हैं, उसका फिर इंतज़ार करना पड़ता है। पहले हम घंटों रियाज़ करते थे। रियाज़ करने का मतलब होता है अभ्यास करना, क्योंकि गाना स्टेज पे गाना है, ये नहीं कि बाथरूम सिंगर है हम लोग। बाथरूम में तो कोई भी गा सकता है, तो यहाँ बाथरूम सिंगर को नहीं ना लिया जाता है, वैसे सिंगर को लिया जाता है जो देश को कुछ दें, आने वाले समय में उनकी आवाज़ को लोग सुने और अच्छा महसूस करें। अब कोई फटा हुआ चोंगा जैसा गाएगा तो उसकी आवाज़ को कोई सुनना भी नहीं पसंद करेगा। तो ये जो है घंटों रियाज़ करते थे, फिर रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे, फिर रिकॉर्डिंग होता था। रिकॉर्डिंग भी घंटों चलती थी, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम लोग गा तो रहे हैं लेकिन सुर नहीं मिल पा रहा है, धुन नहीं मिला पा रहे हैं, तो इसलिए जो है रिकॉर्डिंग भी घंटों चलता है। कभी कभी रात के 2 बज जाते थे। अब रिकॉर्डिंग भी इतना समय तक चलता था कि रात के 2 बज जाते थे। 24 घंटों में हम मुश्किल से 5 घंटे सो पाते थे, और 24 आवर होता है डे का, लेकिन ये लगभग 5 घंटे ही सो पाती थी। पर इसमें भी बहुत आनंद मिला। अब रिकॉर्डिंग के दौरान 5 घंटा ही सोने के लिए मिलता था इसको, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको मज़ा आया। उस दौरान बहुत कुछ सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला। जब हम लोग मेहनत करते हैं या फिर किसी क्षेत्र में जो है मिलकर के काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इसको क्या क्या सीखने के लिए मिला, तो पहला चीज़ सीखने के लिए मिला मित्र बनाना, कि कैसे दोस्त बनाया जाता है, उनके साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वह है जीवन में असफल होने पर भी निराश ना होना।
कुछ लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा अगर परेशानी आया, थोड़ा सा असफल हो गए तो वो निराश होकर के अपने जीवन से जो है वो ब्रेकअप कर लेते हैं, यानी ख़त्म। सिंपल सा रास्ता उनको यही दिखता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बोर्ड वगैरह में जो है अच्छे नंबर नहीं लाते हैं तो उनके पास लगता है जैसे जीवन में अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, डायरेक्ट सुसाइड कर लेते हैं। तो वैसे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखें कि कैसे जो है वो मेहनत करके या असफल होने पर भी निराश ना होकर उस हार को स्वीकार करना और उससे भी कुछ सीखना, क्योंकि हारने वाला ही अगर जीतता है तो उसको ही पता चलता है। ऐसे भी जीवन में जो हम लोग को रिस्क हमेशा लेना चाहिए। अगर जीत गए तो कैप्टन बनेंगे और हार गए तो कम से कम अनुभव तो होगा कि हाँ चलो किस वजह से हारे। इसलिए असफल होने से कभी भी डरना नहीं। हार कर जो जीतता है उसी को बाजीगर कहते हैं। अब अगला प्रश्न किया जाता है, शाबाश वसुंधरा, क्या इस सफ़र ने आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद की? अब रिपोर्टर जो है जब इतना सारा बात सुनती है तो उसकी तारीफ करती है, शाबाश, वेल डन वसुंधरा, क्या इस सफ़र ने आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद किया? आप जो यात्रा ये कर रही हैं उस दौरान एक अच्छा इंसान आप बन पाई? तो वसुंधरा बोलती है, जी बिल्कुल, मैंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सकारात्मक सोच को विकसित किया। अब अगर ये इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेती तो शायद इसके अंदर का जो सोच था, जो नेगेटिव सोच था, जो हमेशा अटपटांग सा सोचती थी, शायद वो पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज नहीं होता। मेरे अंदर यह भावना जागी कि मुझे अपनी गायकी को अच्छा बनाना है, क्योंकि लोग जो होते हैं अगर कहीं नए क्षेत्र में जाते हैं तभी उनको मालूम होता है कि उसको जो है वो दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है। और अगर लोग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा तैयार रहें तब तो वो और आगे बढ़ सकता है। अगर कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो इसको भी वहाँ मिल गया। तो इसलिए इसके अंदर से ये इच्छा जगी कि मुझे भी अपनी गायकी यानी सिंगिंग को जो है अच्छा बनाना है। किसी को छोटा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं रहा। और जो लोग किसी दूसरे को छोटा दिखाते हैं वो कभी भी बड़े नहीं बनते। इसी कारण मैंने हार को सहर्ष स्वीकार किया। इसीलिए जो है वो अपने हार को पूरी तरह से जो है वो स्वीकार करती है कि चलो हार गए तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करेंगे, अगला बार जीतेंगे, अगला बार हारेंगे, फिर उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन हार नहीं मानना। और अगर हारते भी है तो उसको स्वीकार करना है पूरी इच्छा के अनुसार, ताकि अगली बार ये अफसोस ना हो। और हारने के बाद ये नहीं कि जिस चीज़ से गलती हुआ, जिस चीज़ की वजह से हम लोग हारे, उस पर फोकस नहीं करना, उस पर फोकस करना है ताकि आगे हम लोग जीत पाएँ, दोबारा हारे नहीं। फिर अगला प्रश्न किया जाता है, वसुंधरा, आप जिस मुकाम तक पहुंची यह भी एक सफलता है। अब वसुंधरा जहाँ तक भी अभी पहुंची है वहाँ तक भी पहुंचना भी जो है एक सफलता ही है, एक सक्सेस ही है, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। आपने जो सीखा यह तो और भी बड़ी बात है। अब ये जो सीखी वो भी बहुत बड़ी बात है। मित्र बनाना, एक दूसरे की मदद करना, आज के समय में कोई कहाँ करता है। एक दूसरे की मदद करने से कोई हमेशा पीछे रहता है। क्या मिलेगा उसको? उससे पहले वो अपना बेनिफिट देखता है कि अगर हम अगले की मदद कर रहे हैं तो उससे मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। सब कोई जो है अपना स्वार्थ देखता है। कुछ लोग ही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से जो है वो दूसरे की मदद करते हैं। इस सब में आपके अभिभावकों का क्या योगदान है? अब प्रश्न किया जा रहा है कि आप यहाँ तक पहुँची है तो इसमें आपके माता पिता जो है, आपके पेरेंट्स जो है, उनका कोई योगदान रहा है या नहीं रहा? तो वसुंधरा कहती है, मैं अपनी हर सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती हूँ, वे ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। तो वसुंधरा कहती है कि मैं अपनी हर सफलता का श्रेय, यानी जीवन में मैंने जो भी चीज़ सीखा या जो भी चीज़ मैंने पाया, उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है सब अपने माता पिता को देती हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं इतना दूर पहुँच पाई हूँ। वे ही मेरे पथ प्रदर्शक है, वही मेरे गाइडेंस करने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। फिर अगला प्रश्न किया जाता है कि अच्छा वसुंधरा, आप अपनी पढ़ाई, गायन और नृत्य के अभ्यास या रियाज में संतुलन कैसे बिठाती हैं? अब यहाँ पे सब चीज़ ये कर रही है तो इसका प्रश्न जायज़ है कि आप जो है पढ़ाई भी कर रही हैं, सिंगिंग भी कर रही हैं, डांसिंग भी कर रही हैं, अभ्यास भी करती हैं, रियाज भी करती हैं, तो इस सब के बीच आप बैलेंस कैसे बना रही है? कब कौन सा काम करती हैं?
तो वसुंधरा कहती है यह सब समय नियोजन के कारण ही संभव हो पाता है। अब ये सब कैसे होगा? तो समय नियोजन यानी रूटीन अगर बना लेते हैं तो सारा कुछ होगा। इतना से इतना घंटा तक पढ़ना है, इतना से इतना घंटा तक खेलना है, इतना से इतना घंटा तक सोना है, इतना से इतना घंटा तक खाना है, फिर पढ़ना है, फिर रियाज करना है। सब चीज़ का रूटीन टाइम टेबल बनाने से ही संभव हो सकता है। यदि समय निर्धारित कर लें तो हम अगर हम लोग समय जो है वो निर्धारित कर लें, रूटीन बना लें, तो क्या कर सकते हैं? बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर टाइम टेबल नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा, समय बीतते जा रहा है, कुछ पता ही नहीं कब कौन सा काम करना है, कब कौन सा काम नहीं करना है। मेरे पढ़ने, रियाज करने और खेलने का समय निश्चित है। अब इसका जो है वो पढ़ने का, रियाज, अभ्यास करने का, खेलने का सारा समय जो है एकदम निश्चित कर ली है, फिक्स कर ली है कि 4 से 5 बजे तक खेलेंगे, 2 से 3 तक रियाज करेंगे, 1 से 2 तक जो है वो पढ़ लेंगे, ख़त्म। इसका कठोरता से पालन करके ही मैं सब काम कर पाती हूँ। अब ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना लिए तो एक दिन तो किसी तरह उठ गए, अब दूसरा दिन जो है वो अलार्म वगैरह बंद करके चुपचाप सुत गए। तो वैसे नहीं, एकदम कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग सब काम कर पाएंगे। फिर अगला प्रश्न किया जाता है कि आने वाले 5 सालों में आप क्या क्या करना चाहती हैं, इसके बारे में आपकी क्या योजना है? अब रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि अब इससे 5 साल जो आएगा उस बीच आप क्या क्या करना चाहती हैं, क्या नया करना चाहती हैं, इसके बारे में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या प्लान बना के रखी हैं आप? तो वसुंधरा कहती है 5 साल तो बहुत दूर की बात, मेरी इस वर्ष के लिए कई योजनाएं हैं। अब 5 साल उतना दूर कौन सोचेगा? जो अभी हम मेरे सामने है उसके बारे में ना सोचेंगे, आने वाले के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे। तो वो कहती है कि मेरे इसी साल के लिए बहुत सारी प्लान है। मैं कंप्यूटर जानती हूँ और जॉस नामक सॉफ्टवेयर पर काम करती हूँ। अब एक सॉफ्टवेयर का नाम है जॉस जिस पर ये काम करती है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मुझसे बातें कर सकता है। अब जॉस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इससे बात कर सकता है। मैंने सारे बटन यानी कीज़ जो इसके काम के लिए जो बटन होते हैं याद कर लिए हैं, इसलिए मुझे उत्तर देने में कठिनाई नहीं होती। फिर अगला प्रश्न किया जाता है, अच्छा अंत में अपने मित्रों, चाहने वालों और प्रशंसकों के लिए कोई संदेश? अब रिपोर्टर पूछ रही है कि अंत में अपने मित्रों या आपके जो चाहने वाले हैं या फिर आपके जो प्रशंसक हैं, आपकी जो बड़ाई करते हैं, उनके लिए कोई संदेश, कोई मैसेज आप छोड़ना चाहती हैं? तो वसुंधरा, मैं संगीत और नृत्य को सदा अपने साथ रखते हुए एक कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहती हूँ। यानी ये संगीत को भी अपने साथ रखेगी, डांस भी करेगी और साथ ही साथ एक कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहती है। अपने प्रशंसकों से मेरा कहना है कि वे हर चुनौती का डटकर सामना करें, और इसके जो भी प्रशंसक हैं, इसको जितना भी प्रशंसा करते हैं, इसकी तारीफ़ जो करते हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो हर चुनौती को यानी हर एक चैलेंज को जो है वो डटकर सामना करें, डरे नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, कभी असफलता मिले तो हंसकर स्वीकारें और जोश के साथ आगे की तैयारी करें। एकदम जुनून के साथ जो है आगे बढ़ना है। कभी भी स्वयं को छोटा ना समझे, अहंकार से दूर एक अच्छा मनुष्य बने। अब छोटा नहीं समझने का मतलब ये नहीं कि अपने आप में घमंडी हो जाना, क्योंकि अगर घमंड आया तब हम अपने आप को जो है वो सबसे बड़ा समझेंगे, जैसे रावण समझता था और लास्ट में उसका अंत हो गया। तो इसलिए जो है अपने आप को छोटा नहीं समझना है, लेकिन साथ ही साथ अहंकार से दूर भी रहना और एक अच्छा इंसान बनना। तो ये था वसुंधरा का कहानी, जिससे शायद हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला।